हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। आज हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी की थर्ड यूनिट, जिसका नाम क्या है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एंड इसकी हमको फार्माकोलॉजी पढ़नी है। तो जिसका फर्स्ट पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन, वो हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री के सेकेंड यूनिट के फर्स्ट लेक्चर में एवरीथिंग वहाँ पे कवर कर लिया था। वहाँ पे हमने सेम एज फार्माकोलॉजी की तरह ही पढ़ा था। तो अगर इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ तो वो वीडियो जाकर आप पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पर आप फिर से आइए। तो पहला जो हमारा टॉपिक क्या है, न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन का क्या मतलब होता है। न्यूरो से आप समझिए कि न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का मतलब क्या होता है, जो आपकी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, जो आपके सिग्नल को, किसी भी मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे मेरी उंगली है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पिन चुबा दिया। अब यहाँ पे मुझको पेन हुआ, सेंसेशन हुआ, पेन हुआ, मुझको पता चला कि पेन हुआ। तो उसने क्या किया, मुझको पेन का एहसास कैसे हुआ, वहां तो नहीं हमको ब्रेन में पता लगा, लेकिन ब्रेन में कैसे पता चला कि वो हमारे न्यूरॉन से उसने अपना क्या ट्रांसमिशन कर दिया। कैसे, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के ऊपर जाए, दूसरे न्यूरॉन के तीसरे, ऐसे लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स ऐसे हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, सिग्नल एंड मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। उसी को बोला जाता है न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन। तो आई होप आपको यह समझ में आया कि न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन क्या होता है, कि न्यूरॉन्स के द्वारा एक मैसेज या सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स पे पहुंचाना एंड एट लास्ट उसको ब्रेन में ट्रांसमिट कर देना इज कॉल्ड न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन। और इसकी जो प्रोसेस होती है, हम ज़्यादा थ्योरेटिकली नहीं चलेंगे, हम जो बेसिकली जो स्ट्रक्चर के माध्यम से होते हैं उसको चलेंगे। जैसे इसमें होता क्या है, जैसे एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, ट्रांसपोर्टेशन। जैसे आप अपने घर से अपने कॉलेज जाते हैं तो क्या करते हैं, खुद को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, आपका जो घर है, आप घर पे आते हैं, घर पे खाना पानी सब कुछ खाते पीते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कितना टाइम होता है कि आपको 9 बजे अपने कॉलेज पहुंचना है, तो आप अपने घर से 8 बजे निकल चलते हैं। 8 बजे से आप कहीं निकलेंगे, वो हो गया आपका प्री, मतलब जहां से आपको निकलना है वो आ गया प्री सिनेप्टिक हो गया। और जहां पे आपको पहुंचना होगा हमारा पोस्ट सिनेप्टिक, मतलब जो आपका कॉलेज हो गया वो पोस्ट सिनेप्टिक हो गया। तो अब यहाँ पे हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे कि न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे साइड में बने हुए, ये हमारे क्या है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर हमारे क्या है, हमारे न्यूरॉन्स भरे हुए हैं। तो ये हमारे क्या है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। अब इसके अंदर देखिए, हम तो डायरेक्ट तो कॉलेज पहुंच नहीं जाते, हमको चलना पड़ता है, या साइकिल से जाना पड़ता है, या बस से जाना पड़ता है, या हम अपने किसी बाइक से जाते हैं, किसी से भी जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, कुछ ऊर्जा लगती है। ठीक है, ऊर्जा लगने का क्या मतलब है, कि वहां पे कोई ना कुछ वर्क करता रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसको कुछ हमको ऊर्जा देनी पड़ती है, जिसके कारण से इसमें स्टिमुलेशन हो जाए। तो अभी जब स्टिमुलेशन पढ़ेंगे, हम जब पढ़ेंगे स्टेप ऑफ द न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन, तो वहां पे हम इसको समझेंगे कि होता क्या है। लेकिन सबसे पहले जो हमारा मेन मकसद क्या है, कि न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन होता क्या है उसको समझना। तो अब ये देखिए, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है। अब यहाँ पर हमारी क्या है, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, और इन दोनों के बीच में थोड़ा सा हमारा गैप पाया जा रहा है। इस गैप को आप क्या बोलते हैं, सिनैप। और यहाँ पर एक एंजाइम पाया जाता है, माओ, मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है कि इन न्यूरॉन्स को आगे की तरफ भेजता है। अभी हमारे पोस्ट सिनेप्टिक, अब यहाँ पर देखिए, जो हमारे प्री सिनेप्टिक में न्यूरॉन्स थे, ये यहाँ से न्यूरॉन्स निकल गए, ठीक है। अब ये न्यूरॉन्स निकलने के बाद कहाँ पर आ गए, इसको रिलीजिंग पॉइंट पे अपने आ गए। और जब ये रिलीजिंग पॉइंट पे आ गए, तो ये रिलीज होके हमारे जो ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स है, ये जंक्शन है, वहां पर क्या हुआ कि ये बैठने लगे, और कहाँ पर आके बाइंड करते हैं, डेंड्राइट्स पे। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हेन द न्यूरॉन्स आउट फ्रॉम द प्रीसिनेप्टिक जंक्शन, एट व्हिच पोजीशन ऑफ दिस पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन्स या पोस्टसिनेप्टिक जंक्शन बाइंड अप, किससे बाइंड होता है, तो किससे बाइंड, डेंड्राइट से बाइंड होता है। तो यहाँ पे जो हमारे न्यूरॉन्स है वो डेंड्राइट से बाइंड हो गए, और फिर क्या किया, उसने अपना नेक्स्ट न्यूरॉन से फिर कॉम्प्लेक्सिटी क्या करना है, कि मतलब कहने का क्या है, फिर से बाइंड अप करना स्टार्ट कर दिया। तो ये होता है न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन का क्या मतलब होता है, द न्यूरॉन्स transport the message or signal from the presynaptic neurons या presynaptic junction to postsynaptic junction by the help of MAO synapse and bind with dendrites। तो आपको ऐसी डिफिनेशन लिखनी है, और ये आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देना है। अभी इसमें इन्फ्लक्स आएगा, पोलराइजेशन आएगा, डीपोलराइजेशन आएगा, हाइपर पोलराइजेशन आएगा। अभी इसी वीडियो में सब कुछ हम कवर करते हुए चलेंगे। उसके बाद आता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है। जैसे देखिए, आप कैरियर मान लीजिए, जैसे आप अपने घर से कॉलेज जाते हैं, कैसे जाते हैं, बाइक से जाते हैं, बस से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, पैदल जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करें कि आपका बाइक हो गया, ये सब का क्या हो गया, एक मीटर हो गया, मतलब कहने का कि आपको एक कैरियर हो गया कि आपको वहां तक लेके जाते हैं। उसी प्रकार से ऐसे एजेंट या ऐसे केमिकल जो
ट्रांसमिशन को अलाउ करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसमिट करते हैं किसी भी न्यूरॉन्स को, उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर आर द दोज केमिकल कंपाउंड व्हिच अलाउ द ट्रांसमिशन प्रोसेस बिटवीन द प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। अब जो हमारा इसमें सबसे मेन पार्ट आता है वो क्या है, स्टेप इन द न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। तो इसमें हम कुछ स्ट्रक्चर ही समझेंगे, मैंने इसमें स्ट्रक्चर नहीं बनाया लेकिन मैं अलग से आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, इम्पल्स कंडक्शन। अब सबसे पहले समझिए कि कंडक्शन का मतलब क्या होता है। कंडक्शन का मतलब से आपने पंखा सुना होगा, पंखा देखा होगा, पंखा आपके ऊपर चल भी रहा होगा, आप वीडियो देख रहे हैं, आप पंखे की हवा खा भी रहे होंगे, तो उसमें एक लगा होता है कंडेंसर जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसको बोला जाता है कैपेसिटर। तो अगर वो कमजोर हुआ तो क्या होगा, पंखा तेज नहीं चलेगा। अगर वो बहुत ही हाई पावर का हो तो पंखा तेज चलेगा। तो उसका काम क्या है कि उस जो उसमें पंखे में फैन में हमारे क्या लगे, जो पर लगे हुए जो नाच रहे हैं, ठीक है, जो स्विंग्स लगे हैं उसको नचाने का वो काम कर रहा है, जिसकी वजह से आपको हवा तेज होगी। उसी प्रकार यहाँ पे कंडक्शन का क्या मतलब होता है, इसको प्रोपागेट मतलब कहने का क्या, स्टिमुलेट कर रहा है। एक हिसाब से कह रहे हैं कि स्टिमुलेट कर रहे हैं। जैसे आपको क्या करना है, आप अपने घर से कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, तो आप अगर आराम से चलेंगे तो आपको 15 मिनट चल रहा लग रहा है। लेकिन अगर आपको वहीं पर कुछ ड्रिंकिंग करा दी जाए, जैसे ड्रिंकिंग मतलब दारू वारू का मतलब नहीं, जैसे कोई एनर्जी ड्रिंक दे दी जाए तो आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, तो आप क्या करेंगे, उस 15 मिनट के रास्ते को आप 10 मिनट में भी कवर अप कर सकते हैं। उसी प्रकार से इम्पल्स का कंडक्शन होता है, मतलब इम्पल्स जनरेट होता है और क्या करता है, कंडक्ट कर जाता है। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं, इसको एक्सोनल कंडक्शन भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, इम्पल्स अलोंग द नर्व फाइबर। तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे ये देखिए, अब यहाँ से हम इसको समझेंगे। ये आपका क्या है, प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन है। ठीक है, यहाँ पर एक आपकी सिनेप्टिक क्लेफ्ट पाई जा रही है, इसके अंदर न्यूरॉन्स भरे हुए हैं। अब बात आती है कि ये न्यूरॉन्स यहाँ से तो बाहर निकल गए, ये न्यूरॉन्स आपके बाहर निकल गए, लेकिन अब ये यहाँ से यहाँ जाएंगे कैसे। तो यहाँ पर होता क्या है, हमारा जो सोडियम होता है, मतलब जो सोडियम चैनल होता है वो इन्फ्लक्स कर जाता है, मतलब अंदर की तरफ चला जाता है। और जो कैल्शियम चैनल होता है वो हमारी बाहर की तरफ ये मतलब इसके कारण क्या होता है कि इम्पल्स का कंडक्शन होता है। मतलब जब आयन हमारे कंपल्स करके या कंडक्ट करके अंदर की तरफ जाते हैं तो यह क्या करता है, इसके अंदर स्टिमुलेशन कर देता है। क्योंकि जो सोडियम होता है हमारा क्या काम करता है कि उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है, और कैल्शियम क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो जब न्यूट्रलाइजेशन वाला पार्ट आपका बाहर निकल गया और आपका स्टिमुलेशन वाला पार्ट जब अंदर चला जाएगा तो होगा क्या वहां पे कि ये जो न्यूरॉन्स है यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक अब आता है यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल की स्थिति आपको आ गई। अब चूंकि यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल होती है इसलिए यहाँ पे 70 mm की मतलब मिली वोल्ट की यहाँ पे आपको एनर्जी मिल जाएगी। अब क्या होगा कि जब इसको मतलब एक एनर्जी मिल गई, अब ये अपने प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर भी आपको एक अवरोधक दिखाई देगा कि यहाँ पर ये आराम से निकल नहीं पाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि ये जो करंट है, ठीक है, इसका जो मतलब एरिया आता है, जैसे 70 मिली वोल्ट है, ये क्या कर देगा, -55। अब देखिए -70 और -55 में अंतर होता है, क्योंकि माइनस में जब गिनती छोटी होती है तो वहां पे उसका मतलब इफेक्ट होता है वो बढ़ता है। तो ये -55 मिली वोल्ट पे हो जाएगा। अब जब ये -55 मिली वोल्ट पे हो जाएगा तो ये न्यूरॉन्स क्या करेंगे, इजिली इसको पेनिट्रेट कर जाएंगे और ये सिनेप्स में पहुंच जाएंगे। अब इस सिनेप्स में आपका एक माओ पाया जाएगा जिसका नाम होता है मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है। वो क्या करेगा कि कुछ न्यूरॉन्स को तो यहाँ से यहाँ पे पहुंचा देगा और कुछ न्यूरॉन्स को रीएक्टिव कर देगा कि वो फिर से अपने प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन में चले जाएं, और कुछ न्यूरॉन्स को क्या कर देगा, एक्सियल सेल में आपके मतलब जो ग्लियल सेल होती है वहां पे चला जाएगा और वहां से बाइंड अप कर जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा पहली प्रोसेस। पहली प्रोसेस में हमारा क्या हुआ कि सोडियम आयन इन्फ्लक्स हुआ, अंदर गया, जिसके कारण से वहां पे कुछ करंट उत्पन्न हुआ -70 वोल्ट का, उसके -70 M वोल्ट का। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके लिए उसने एनर्जी काफी नहीं थी, इसलिए उसने अपने वोल्ट को और बढ़ाया, उसने अपने एनर्जी को और बढ़ाया और कहाँ पे -55 से -50 मिली वोल्ट के पास में आ गया। इसकी वजह से जो प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स के हमारे जो ये वाला हमारा जो पार्ट है, ठीक है, जो चैम्बर है, इसको पेनिट्रेट करके जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर वो हमारे प्रोसिनेप्टिक न्यूरॉन के रिसेप्टर पर जाके बाइंड कर लिया। अब यहाँ की जो प्रोसेस होती है वो भी आगे हम समझते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि इम्पल्स कंडक्शन का मतलब क्या होता है। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें एक सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलेंस रेट होता है जो क्या करता है, लोकलाइज चेंज इन द परमेबिलिटी ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन। वो जो प्री सिनेप्टिक की जो सबसे निचली मेम्ब्रेन थी उसको क्या कहते हैं, एक्सोनल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और वो क्या करा जाता है, एक्शन पोटेंशियल की। तो वहां पे दो होता है, एक डीपोलराइजेशन होता है, एक होता है
है डिपोलराइजेशन। तो डिपोलराइजेशन मैंने आपको जस्ट बताया था कि सोडियम आयन का क्या होता है, इन्फ्लक्स हो जाता है, जिसके वजह से उसकी लोअर परमेबिलिटी हो जाती है। और वहीं पर हमारे क्या बताया कि जैसे करंट उत्पन्न हो गया, तो वहाँ पे 70 मिली वोल्ट का यहाँ पे हमारा इन्फ्लक्स में होता है, और जब उसका इफ्लक्स हो जाता है तो -55 मिली वोल्ट का हमारा वहाँ पे करंट जनरेट हो जाता है। हेंस ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द आयन, अब वहाँ पे जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, इन सबका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इसके कारण से देयर विल बी एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड, इसलिए वहाँ पे हमारी एक्शन पोटेंशियल की जो प्रोसेस है वहाँ पे अगरिंग होने लगे, जनरेट होने लगे, जिसके कारण से क्या हुआ कि वो एक्सोनल मेम्ब्रेन को इजिली भेद कर जा रही थी, मतलब उसको क्या कर जा रही थी, ट्रांसपोर्ट कर जा रही थी, उसको क्या कर रहे थे, चेंज कर दे रही थी उसके एक्शन को, और वो फिर क्या कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स पे जाके जुड़ जा रही थी। अब दूसरी बात आती है ट्रांसमीटर रिलीज। देखिए अब यहाँ तक हुआ, जैसे अभी हमने आपको भी उसी स्ट्रक्चर में समझा दिया कि कैसे रिलीज होता है। अब क्या हुआ कि उसने एक्सोनल मेम्ब्रेन को क्रॉस तो कर लिया, उसके एक्सोनल मेम्ब्रेन क्या हो गई, उसकी ढीली पड़ गई और उसने क्या क्रॉस करने की कोशिश की। अब बात आती है कि उसमें से जो ट्रांसमीटर होंगे, न्यूरॉन्स होंगे, वो रिलीज आउट होंगे, मतलब प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में रिलीज हो जाएंगे और क्या करेंगे, ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन, और जो भी सिग्नल होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगा, वो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर पहुंचा देंगे। ये आपका होता है दूसरा इसके मैकेनिज्म या स्टेप में। उसके बाद आपका तीसरा स्टेप क्या है, ट्रांसमीटर एक्शन ऑन पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन। अब बात आती है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से आपका तो वहां से बाहर निकल गया। अब बात आती है कि जो पोस्ट जंक्शन मेम्ब्रेन होता है आपका, या पोस्ट जंक्शन जंक्शन होता है, वहां पे हमारे रिसेप्टर पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसी 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 में देखिए आप इसे, तो ये आपका क्या है, आपका एक पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है या जंक्शन है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे रिसेप्टर पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे म्यूस्कार्निक हो गया, निकोटिनिक हो गया, अल्फा बीटा गामा 1 गामा 2, ठीक है, या सॉरी अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। तो ये हमारे क्या होता है, रिसेप्टर होते हैं। फिर ये रिसेप्टर से जिस पे बाइंड करेगा उससे जाकर बाइंड कर देगा, और बाइंड करने के बाद यहाँ पे ये रिलीज हो जाएगा, और रिलीज होने के बाद ये अपना एक्शन पोटेंशियल या एक्शन शो करना स्टार्ट कर देगा। तो इसमें होता क्या है, दे रिलीज ट्रांसमिट कंबाइंड विद स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन दी पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन, और पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन में हमारे कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं जहां पे ये क्या करेंगे, बाइंड कर जाएंगे। उसके बाद एक्शन डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर, उसके बाद इसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो एक्साइटेटरी है या इनहिबिटरी है। अब एग्जांपल के तौर पे आप समझिए इस तरीके से, तो जो एक्साइटेटरी एक एक्साइटेटरी रिसेप्टर के बारे में समझिए कि जो अल्फा 1 रिसेप्टर होता है, जो कि हमारा एड्रेनर्जिक या सिंपैथोमिमेटिक एक्शन शो करता है, उसका एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम क्या होता है, अल्फा 1 रिसेप्टर। ये हमने फार्माकोलॉजी में भी पढ़ा था, मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, ठीक है। तो वहां पे अगर ये हमारे बाइंड करेगा तो क्या करेगी, स्टिमुलेट कर देगी हमारी बॉडी में, या कुछ भी स्टिमुलेट, जैसे हमारा बीपी को राइज कर देगी, ब्रोंकोज को कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, यूरिनेशन के फ्लो को बढ़ा देगी। तो क्या एक्साइटेटरी, अगर एक्साइटेटरी रिसेप्टर से जाके बाइंड किया तो हमारी बॉडी में क्या करेगा, वो एक्साइटमेंट कर देगा। उसमें होता क्या है कि इसमें परमिबिलिटी बढ़ जाती है, और क्या होता है, सोडियम एंड कैल्शियम का इन्फ्लक्स होना जाता है, इसको कहते हैं डीपोलराइजेशन। उसके बाद अगर उसका ही नेचर, मतलब रिसेप्टर का नेचर क्या है, इनहिबिटरी नेचर, जैसे एग्जांपल के तौर पे अल्फा 2 रिसेप्टर, जो कि एक सिंपैथोमिमेटिक रिसेप्टर है, अगर वहां से बाइंड कर गई तो वहां पे क्या होगा कि उसकी जो एक्शन होता है वो कम हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे वहां से जब बाइंड करेगी तो आपका जो ब्रोंकोडायलेशन, मतलब अस्थमा सीओपीडी के जो यूज होता है, वहां से आपका जो ब्रोंकियाज होगा वो क्या कहते हैं, डायलेट कर जाएगा, और आपकी जो ट्रांसमिशन होती है, श्वास नाल की जो ट्रांसमिशन होती है, वो इजीली होने लगेगी, आपको तकलीफ नहीं होगी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें इनकी द परमेबिलिटी टुवर्ड द एनायंस, मतलब एनायंस की परमेबिलिटी, जैसे क्लोरीन आयन हो गया, ठीक है, इसका मूवमेंट होता है, बढ़ जाता है, और क्या कहता है, हाइपर पोलराइजेशन टेंड कर देता है, मतलब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। अब उसके बाद आती है पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी। अब जैसे देखिए उसने रिसेप्टर से भी बाइंड कर लिया, सब कुछ हो गया। अब वहां पर आती है कि वो क्या एक्टिविटी शो करेगा अगर वो पोजीशन पर हमारा बाइंड कर जाएगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे उसने अल्फा 1 रिसेप्टर से जाके क्या कर लिया, बाइंड अप कर लिया। अब अल्फा 1 का नेचर क्या है, एक्साइटेटरी इन नेचर है। अब जब वो एक्साइटेटरी नेचर हो गया तो क्या करेगा, पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन पे क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मतलब क्या है कि कहने का क्या मतलब है कि वहां पे एक्शन पोटेंशियल की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाएगी, और क्या होगा कि जो नर्व का इंपल्स होता है वो कॉन्ट्रैक्शन इन द मसल्स और स्टिमुलेट द ग्लैंड फॉर द सिक्रेशन। क्या करेगा कि अगर उसका एक्साइटेटरी नेचर है, जैसे क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, जब ब्रोंकियाल्स आपको इसको कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और आपके स्टिमुलेट कर देगा सिक्रेशन का, जैसे बाइल जूस होता है या सलाइवा होता है, ठीक है, इनके सेक्रेशन को बढ़ा देगा। लेकिन अगर उसका इनहिबिटरी होगा, मतलब उसका जो मैकेनिज्म होगा वो इनहिबिटरी टाइप का होगा, तो क्या करेगा कि उसको घटा देगा, जैसे हार्ट रेट को घटा देगा, सलाइवरी ग्लैंड पे जो सलाइवा के सिक्रेशन होता है उसको घटा देगा, ठीक है, ब्रोंकियोल को क्या डायलेट कर देगा। तो ये कहता है इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। उसके बाद उसमें पांचवी प्रोसेस आती है टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसमीटर
एक्शन, जिसको आप क्या बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। आप इसको आप स्ट्रक्चर के माध्यम से समझिए। ये आपका क्या है गाबानर्जिक न्यूरॉन्स है और ये आपका गाबा पेरिसिनेप्टिक न्यूरॉन्स है। अब यहाँ पर आपका क्या गाबा है मतलब गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड। ये आपका क्या है एक न्यूरॉन्स है जो कि सीएनएस को डिप्रेस करता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये अपने प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ इन्फ्लेक्स हुआ मतलब सोडियम आयन का इन्फ्लेक्स हुआ, जिसकी वजह से जो इसके न्यूरॉन से ये बाहर निकल गए, इस यहाँ से बाहर निकल गए। अब यहाँ से बाहर निकलने के बाद ये न्यूरॉन्स आए हमारे बीच में। अब यहाँ से क्या होगा कि कुछ न्यूरॉन्स हमारे ग्लियल सेल में चले जाएंगे जिसका एक्शन दूसरा हो जाएगा, और कुछ न्यूरॉन्स हमारे डिफ्यूजन के माध्यम से हमारे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में चले जाएंगे, कुछ सेल्स में चले जाएंगे और कुछ का रीट्रांसपोर्ट हो जाएंगे फिर से उसी प्री सिनेप्टिक में चले जाएंगे। तो ये हमारा क्या है टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसमीटर एक्शन, ये हमारी पांचवी प्रोसेस होती है। और जब ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर जाकर बाइंड अप कर जाएंगे देन अपना ये एक्शन शो करने लगेंगे। तो ये कुछ हमारे थे न्यूरोन्यूरल ट्रांसमिशन के कुछ एक्शन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिसमें हमारे 5 स्टेप थे। तो ये हमने 5 स्टेप के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है को ट्रांसमीटर इन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। को का मतलब आप समझिए कैरियर। तो इसको सबसे पहले हम एक मेडिसिन के टर्म में समझ लेंगे। जैसे पैरासीटामोल की टेबलेट आती है, ठीक है, तो आप उठाते होंगे 650 mg की पैरासीटामोल टेबलेट उठाते होंगे। अगर उसको आपने कभी तौला होगा या ग्राम किया होगा तो पर आपने देखा होगा कि वो 1 या 2 ग्राम की टेबलेट होती है। अब बात यह आती है कि वो तो हमारी केवल 650 mg की थी, अब वहां पर वो 2 ग्राम की कैसे हो गई। तो वहीं हमारे क्या होते हैं हमारे कुछ एक्सिपिएंट्स मिले होते हैं, और वो एक्सिपिएंट क्या करते हैं कि हमारे उस ड्रग के एब्जॉर्प्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके एक्शन में, उसके मेटाबॉलिज्म में, उसके एलिमिनेशन में हेल्प करते हैं। उसी प्रकार से ये हमारे जो को ट्रांसमीटर होते हैं, जो हमारे प्राइमरी ट्रांसमीटर होते हैं, उनको कैरी आउट करने के लिए हेल्प करते हैं। मतलब प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में जाने के लिए क्या करते हैं ये हेल्प करते हैं। इसी को बोलते हैं को ट्रांसमिशन। तो ठीक है, कैरियर फॉर ट्रांसपोर्ट द न्यूरॉन फ्रॉम वन सिनेप्टिक क्लेफ्ट टू अनदर सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अगर इसको आप अच्छे से समझना चाहें, दे आर सेकेंडरी न्यूरॉन। ये क्या होता है हमारे सेकेंडरी न्यूरॉन्स होते हैं जो कि क्या होते हैं केमिकल सब्सटेंस होते हैं दैट स्टिमुलेट और रेगुलेट द प्राइमरी न्यूरॉन्स। जो क्या करते हैं जो हमारे प्राइमरी न्यूरॉन्स होते हैं उसको स्टिमुलेट कर देते हैं कि वो आप जल्दी से जाके वहां पे जो पोस्ट जंक्शन पे हमारे रिसेप्टर है वहां पे बाइंड कर लीजिए। ठीक है, वो क्या कहते हैं उसको स्टिमुलेट करेंगे, रेगुलेट करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका बगल में दोस्त बैठा हुआ है, वो आपको क्या कहते हैं बार बार उठा रहा है, उकसा रहा है कि भाई जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, उसको जल्दी कर। तो क्या एक टाइप का स्टिमुलेशन हो जाएगा, या कह दें कि सीधा सीधा रेगुलेशन हो जाएगा। किसके लिए? आपके दोस्त के लिए। तो आप वहाँ पे सेकेंडरी की तरह काम कर रहे हैं, आपका फ्रेंड जो क्या है प्राइमरी की तरह काम करता है। इसी को कहते हैं को ट्रांसमीटर। अगर हम इसको एक स्ट्रक्चर के माध्यम डायग्रामेटिक समझना चाहें तो कुछ इस प्रकार से, ये हमारा क्या है पोस्ट प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे क्या है ये सिनेप्टिक लेफ्ट हमारे क्या है न्यूरॉन्स है, और यही जो हमारा दूसरा सिनेप्टिक लेफ्ट है इसको क्या बोलते हैं हम को ट्रांसमीटर या को न्यूरॉन्स हो गए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं ये जो को ट्रांसमिट होते हैं यहाँ पर आपके देखिए ये वाले हो गए, ये वाले आपके न्यूरॉन्स हो गए सिनेप्टिक लेफ्ट से बाहर निकले और ये सिनेप्स में आ गए, ये सिनेप्स का गैप है और यहाँ से क्या इस रिसेप्टर से बाइंड कर लिए। और वहीं पर जो आपका ये को ट्रांसमीटर वाला है, ठीक है, ये को ट्रांसमीटर भी यहीं से रिलीज हुआ और रिलीज होकर ये क्या हुआ आपके ये पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर लिए। अब दोनों ने रिसेप्टर से बाइंड कर लिया, ये क्या होगा कि यहाँ पर आ गया पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स पे आ गया। अब क्या करेगा यहाँ पर इसका वर्क होता है, मतलब जो हमारा को ट्रांसमीटर होता है उसका जो वर्क होता है वो पोस्ट सिनेप्टिक जंक्शन पे होता है। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जा रहा है कि वेयर दी को ट्रांसमीटर वर्क, तो आपको पोस्ट सिनेप्टिक जंक्शन पे ही टिक करना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाले जो हमारे को ट्रांसमीटर है ये यहाँ से जाके मेन न्यूरॉन से जाके मिल जाएंगे और क्या करेंगे इसको स्टिमुलेट करना स्टार्ट कर देंगे कि भाई आप जल्दी चलो नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगी। अब जब यहाँ से जल्दी से स्टिमुलेट कर देंगे तभी तो जाके हमारे दूसरे न्यूरॉन्स पे जाएंगे, तभी तो ये हमारे दूसरे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स पे जाएंगे या दूसरे सेकेंडरी हमारे दूसरे या हमारे किसी ऑर्गन पे इफेक्टर पे शो करेंगे या तो हमारे ब्रेन में सिग्नल पहुंचाएंगे। अगर ऐसा ना हो तो ये बहुत टाइम लगा दे किसी भी सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने में या ब्रेन से किसी भी सिग्नल को ऑर्गन तक पहुंचाने में। ठीक है, इसी को बोलते हैं रैपिड एक्शन। इसमें जो प्रोसेस होती है पहली प्रोसेस एक्शन पोटेंशियल जो कि हमने समझ लिया है क्या होता है, पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन होता है, सोडियम एंड कैल्शियम का क्या होता है इन्फ्लक्स होता है, क्लोरीन का इन्फ्लक्स मतलब इफ्लक्स होता है जिसमें क्या होता है क्लोरीन आयन हमारे क्या कर जाता है जैसे जो हमारे एनायंस होते हैं वो हमारे क्या कहते हैं बाहर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी को ट्रांसमीटर रेडी फॉर द ट्रांसमिशन एंड लीव आउट द सिनेप्टिक क्लेफ्ट।
उसके बाद क्या होता है, इसमें जो दूसरा मैकेनिज्म होता है कि जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों जो ट्रांसमीटर होते हैं वो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से बाहर निकलने के लिए तत्पर हो जाते हैं, जैसे कि भी मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या होता है, थर्ड में द न्यूरोट्रांसमीटर अराइव एट द सिनेप्टिक वेजल। उसके बाद क्या होता है, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर वो सिनेप्टिक वेजल्स पे आ जाते हैं और वहीं से क्या होते हैं, वो हमारे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से बाहर निकल जाते हैं। अब प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से बाहर निकलने के बाद क्या होता है, ये पोस्ट जंक्शन पर जो हमारे रिसेप्टर पाए जाते हैं वहां से जाकर ये बाइंड अप कर जाते हैं। ठीक है, अब वहां से जब बाइंड अप कर जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर मतलब डायग्रामेटिक समझा था, जब वो दोनों मतलब क्या करेंगे, रिसेप्टर से जाकर बाइंड हो जाएंगे तो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में ऑटोमेटिकली जाके आपके पेनिट्रेट कर देंगे और अंदर आ जाएंगे। तो हम पे क्या, प्राइमरी न्यूरॉन्स विद R1 एंड सेकेंड न्यूरॉन विद R2। ठीक है, मतलब R1 रिसेप्टर जो होगा वहाँ पे क्या होगा, हमारा प्राइमरी न्यूरॉन जाके बाइंड अप करेगा और जो R2 न्यूरॉन्स R2 रिसेप्टर होगा वहाँ पे हमारा जो कोड ट्रांसमीटर होगा या कोड न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो जाके बाइंड कर जाएगा। उसके बाद जो इसमें पांचवी प्रोसेस क्या होती है कि जो सेकेंडरी न्यूरॉन्स होते हैं वो प्राइमरी न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करेंगे और जिसकी वजह से वहां पे जो एक्शन होगा वो रैपिड एक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो कोड ट्रांसमीटर का फंडा था ये आपको समझ में आएगा। मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके आप हमसे या व्हाट्सएप पे आप डायरेक्ट हमसे मैसेज करिए, हम आपका मतलब पूरी तरह से कंफ्यूजन जो भी होगा, डाउट जो भी होगा उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब बात आती है प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जाम्पल एंड को ट्रांसमीटर के एग्जाम्पल, क्योंकि ये आपको एग्जाम में लिखना होगा जिसके कारण से आपको जो मार्क्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे आते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन होता है एंड नॉन एड्रेनलिन होता है। ये हमारे दो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि हमने इसके पहले वीडियो में हमने देख लिया था, जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमारा वीडियो आया था। उसके बाद इसके जो को ट्रांसमीटर होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे प्यूरिन्स के डेरिवेटिव एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया या एडेनोसिन हो गया, ये हमारे क्या होगा, को ट्रांसमीटर क्या करेंगे, ये एसिटाइल कोलिन को या नॉन एड्रेनलिन को, इसको क्या बोलते हैं, एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है, और एसिटाइल कोलिन हमारे कैटाकोलामाइंस होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ये स्टिमुलेट कर देंगे कि आप जल्दी से जल्दी अपना एक्शन शो कीजिए। एग्जांपल के तौर पे एसिटाइल कोलिन का एक्शन आप समझिए। देखिए, एसिटाइल कोलिन का हमारे यहाँ पे मतलब हमारे दो रिसेप्टर होते हैं, एक म्यूस्कुरानिक एक निकोटेनिक। तो अगर M1 सॉरी M2 पे गया, ठीक है, तो M2 पे जाने के बाद कोई भी हमारा जैसे प्राइमरी हमारा न्यूरोट्रांसमीटर हो गया, जैसे एसिटाइल कोलिन हमारा कहाँ पे गया, हमारा M2 रिसेप्टर पे गया। अब वहां पे क्या हुआ कि उसको एक्शन कैसे होना है, ब्रोंकोडायलेटर्स का एक्शन शो करना है। तो उसको जल्दी करवाने के लिए वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, प्यूरिन्स के एटीपी एडेनोसिन वहां पे आ जाएंगे, उसको एक्शन जो होगा उसको जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे या करें, कोशिश नहीं करते, इसको करवाते हैं। उसके बाद आता है पेप्टाइड्स के डेरिवेटिव, जिसमें न्यूरोपेप्टाइड्स गामा आता है, वेसो एक्टिव इंटेंसिव पेप्टाइड आता है। उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सब हमारे क्या है, को ट्रांसमीटर है और जो इनका स्टोरेज कहाँ होता है, स्टोर इन द सेम मेम्ब्रेन बट डिफरेंट क्लैप। और ये क्या, जैसे प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स में ही थे लेकिन क्या कहते हैं, थोड़ा अलग अलग थे, इनका जो क्लैप था वो अलग अलग था। तो ये आपके थे कुछ हमारे को ट्रांसमीटर और इसका फंक्शन क्या होता है, इनहेंस द प्रीसिनेप्टिक रिलीज ऑफ द प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर, जो प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर उनके जो एक्शन होता है उसको इनहेंस करने के लिए, एंड मॉड्यूलेट द पोस्ट सिनेप्टिक सेंसिटिविटी, और क्या कहता है, जो पोस्ट सिनेप्टिक पे हमारी सेंसिटिविटी उसको मॉड्यूलेट कर देता है, एंड सर्व एज अ अल्टरनेट टू प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर, और क्या कहते हैं, इसको प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर के अल्टरनेट की तरह पे भी रखा जा सकता है, यह सर्व किया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाने पर आपको नींद डेफिनेटली लगने लगती है। कॉलेज में भी यही हाल होता होगा आपका, यहाँ पे भी आपका यही हाल हो रहा है, तो इसीलिए मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में रखता हूँ। जो भी 10-5 मिनट का होगा वो मैं अगले वीडियो में जरूर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।